नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे योगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स को फ़ायदा पहुँचा सकता है, योगा के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्यों योगा करने से ओसीडी के सिम्पटम्स में आराम मिल सकता है। ओसीडी जिसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, आमतौर पे बहुत गलत समझा जाता है और इसको बहुत ही रोज़मर्रा की भाषा का शब्द बना दिया गया है। बहुत ऐसा कि जिसे जब भी आप कोई रिपिटेटिव काम कर रहे हो, तो उसे ओसीडी का नाम दे दिया जाता है। किसी भी चीज़ को बार-बार करने की आदत हो या जिसको बार-बार चेक करना हो या बार-बार हाथ धोना हो, ख़ासकर कि आजकल कोविड-19 के इन्फेक्शन के टाइम पे ओसीडी को एक रोज़मर्रा का शब्द बना दिया गया है। जबकि ऐसा नहीं है, ओसीडी एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसके लक्षण जो होते हैं, वे बहुत डिसेबल करने वाले होते हैं। जो लोग सफ़र करते हैं ओसीडी से, जो इससे पीड़ित हैं, वो इसको एक वेकिंग नाइटमेयर कहते हैं। मतलब एक जागते हुए एक बुरे सपने जैसा होता है ये। ओसीडी को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, एक मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे समझा जाता है और इसके अंदर ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं और कंपल्सिव एक्टिविटी होती हैं, एक्शंस होती हैं। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ऑब्सेशंस कुछ अनवांटेड, अनचाहे और अनप्लेजेंट मतलब बहुत ही परेशान कर देने वाले थॉट्स, इमेजेस या इम्पल्सेस, अर्जेस होते हैं। विचार या कुछ दिमाग में आने वाले कुछ चित्र, इमेजेस या कुछ इच्छा, एक तीव्र इच्छा जिसे कि व्यक्ति जो होता है वह बार-बार दिमाग में महसूस करता है, अनुभव करता है। बार-बार उसके दिमाग में ये विचार सब आते रहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, टेंशन, नर्वसनेस क्रिएट होती है और बहुत ही एकदम से छोटे लेवल से लेकर बहुत ज़्यादा लेवल तक एंग्जायटी महसूस होती है। कंपल्जन जो है वो एक रिपिटेटिव बिहेवियर है, एक एक्शन है, एक मेंटल एक्ट भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो बाहर दिखे, जैसे कि हाथ धोने की एक्टिविटी होती है, वो मन में भी चल सकता है, जिसमें कि पर्सन को लगता है कि उसे करना ज़रूरी है ताकि जो ऑब्सेसिव थॉट की वजह से जो बहुत ज़्यादा जो एंग्जायटी वाली फीलिंग्स आई हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आई हैं, उससे एक टेम्परेरी क्षण भर का आराम मिल सके, रिलीफ मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको बीमार होने का बहुत डर लगता है और वो बार-बार चेक करता है कि उसको कोई शरीर के कोई लक्षण तो नहीं आ रहे, शरीर में किसी तरीके का कोई दर्द या कोई परेशानी तो महसूस नहीं हो रही। खाना-पीना जो वो खाता है उसमें भी उनकी जो है एक्सपायरी डेट बार-बार चेक करता है, देखता रहता है कि खाना जो है उसको सूंघ-सूंघ के देखता है कहीं ये सड़ तो नहीं गया है। ताकि उनको हमेशा ऐसा रहे कि वो ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो ठीक है, जो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगी या जिससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा और बार-बार चेक करने से वो आश्वस्त रहेंगे कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कोई ऐसे लक्षण नहीं आ रहे किसी बड़ी बीमारी के। अभी जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का जो 5th वर्जन आया है, DSM-5, जो जिसमें कि सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की लिस्टिंग होती है, सबको डिस्क्राइब किया जाता है। उसमें पहली बार ओसीडी को एक और नई कैटेगरी के नीचे कैटेगराइज किया गया है, जिसे कहा गया है ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, OCRD। इस नाम से भी कई लोग इसको बुलाते हैं। पहले ये एंग्जाइटी या न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में हुआ करता था। इस कैटेगरी में लाने के बाद से अब हमें और भी ज़्यादा ऐसे सबूत मिले हैं कि ओसीडी के अलावा ऐसे बहुत से और डिसऑर्डर्स हैं जिनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ओसीडी जैसे ही लक्षण होते हैं, ऑब्सेसिव थॉट और रिपिटेटिवनेस होती है और उनको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर से, मतलब जिसमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, फोबिया, पैनिक होता है, उनसे हम उनको अलग कर सकते हैं। तो सिर्फ घबराहट या चिंता होना या किसी बात की एक अनड्यू वरी रहना, बार-बार सोचना, जो कि एक एंग्जायटी का लक्षण होता है, वो ओसीडी नहीं होता, ओसीडी अलग होता है इन सब से। इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर मतलब एक मोटे तौर पे जो टर्म है OCRD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसमें कौन-कौन से आते हैं? एक आता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो तो मेन हो गया। दूसरा आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD, और एक आता है ट्रिकोटिलोमेनिया, जिसमें बाल खींचने की बीमारी होती है। और दो नए डिसऑर्डर्स भी हैं इसके अंदर, एक है होर्डिंग डिसऑर्डर, जमाखोरी, और एक्सकोरिएशन मतलब स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। जैसा कि दूसरे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के साथ मसला होता है, ओसीडी के सिम्टम भी माइल्ड से सीवियर तक हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो इतने मिनिमल प्रोपोर्शन में होते हैं कि वो रोजमर्रा के काम अपने कर सकते हैं, जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी मोटी कंपल्जन हुआ निकल गया। और कुछ लोगों में इतने ज्यादा हो सकते हैं कि उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और ये जो थॉट्स और बिहेवियर्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ को हाईजैक कर लेते हैं। हमें आज तक नहीं पता है कि ओसीडी को कारण क्या होता है, वो किस वजह से कॉज होती है। बट हाँ, इसमें एंग्जाइटी जरूर होती है अंडरलाइन, तो ये एंग्जाइटी से जुड़े तो कुछ मैकेनिज्म्स काम करते ही हैं इसके अंदर।
आदमी, औरत, बच्चे, बड़े हर तरीके के लोगों में ये हो सकता है, उनको सबको अनुभव होता है। जबकि इसका जो ऑनसेट होता है, इमर्जेंस होता है, वो अक्सर एडोलेसेंस में ज़्यादा होता है। ये 12-14 की उम्र से 19-20 की उम्र तक ज़्यादा देखने में आता है, तब डेवलप होना शुरू होता है। 1000 में से करीब 12 लोग, मतलब करीब-करीब 1 से 1.5% लोगों को ओसीडी होता है, और कुछ देशों में ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है, उसकी थीम बदल जाती है अक्सर। तो कुछ ऐसे कल्चर मिलेंगे जहाँ सफाई की प्रॉब्लम वाला ओसीडी होगा, किसी में स्क्रूपुलोसिटी, रिलीजियस ऑब्सेशन ज़्यादा होंगी, तो कुछ ऐसा रहता है। ओसीडी के क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक एंजाइटी से होते हैं, और एंजाइटी को कम करने में योगा की बहुत हेल्प ली जा सकती है या ली जाती है, और योगा बहुत कारगर साबित होता है, जो कि बहुत सारे शोधों में भी देखने में आया है। तो हमें सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि इस वाले जो पॉपुलेशन है ओसीडी वाले मरीजों की, इन पर भी योगा के बहुत बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। इनकी एंजाइटी को वे सभी प्रभाव देखने में आ सकते हैं जो कि एंजाइटी के पेशेंट्स में देखने में आते हैं। हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ओसीडी के मामले में अभी तक योगा की एप्लीकेशन की रिसर्च बहुत ना के बराबर है। यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस बीमारी है, उसमें भी योगा की बहुत सारी रिसर्चेज़ हो चुकी हैं। उस पर भी बहुत सारे रिसर्चर्स किसी ना किसी तरीके के ओपिनियन, कमेंट्स और थ्योरीज, आइडियाज, मॉडल्स देते रहते हैं। पिछले करीब 20-25 सालों में काफी रिसर्च हुई है उसमें भी, पर ओसीडी में ना के बराबर रिसर्चेज हैं। एक रिसर्च हुई थी जो कि भट्ट और उनके कुछ सहयोगियों ने की थी। उन्होंने कोशिश की थी कि ओसीडी के हिसाब से एक योगा की एक ऐसी इंटरवेंशन, एक ऐसी टेक्निक बनाई जाए जो हर प्रकार के ओसीडी के पेशेंट्स पर हेल्पफुल हो सके। क्योंकि हमें यहाँ ये देखना होता है कि योगा कोई भी कर लेने से फायदा नहीं होता, हमें बीमारी के हिसाब से योगा को, एक्सरसाइज जो टेक्निक होती है उसको बनाना पड़ता है, उसको उसी हिसाब से देखना पड़ता है। और शायद ये भी सही वक्त है कि हमें इस तरीके से वर्क करना भी चाहिए, मतलब रिसर्च के मामले में बोला जा रहा है। एक ऐसा योगा का एक ऐसा मॉड्यूल, टेक्निक जो कि पुराने जो योगा का जो लिटरेचर है, जो अलग अलग जो ट्रेडिशंस रहे हैं हिंदुस्तान में और बाहर के देशों ने भी जो डेवलप किया है, उसमें से सारे के सारे मोटे मोटे आइडियाज को, उसका जो निचोड़ है वो निकाला जाए और उसको स्पेशलाइज करके इस्तेमाल किया जाए, अप्लाई किया जाए ओसीडी के मामले में। और इन्होंने क्या किया, जो डिजाइन किया था योगा मॉड्यूल, उसको 10 योगा एक्सपर्ट्स को भेजा ताकि वो उसे वैलिडेट करें कि हाँ, ये वाली टेक्निक का इस प्रकार का फायदा हो सकता है जो कि ओसीडी जैसे लक्षणों में बेनिफिट दे सकता है। तो इस तरह से इन्होंने डिजाइन की थी ये योगा की टेक्निक। जो फाइनल जो वर्जन बन के आया, इन 10 योगा एक्सपर्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन, उनकी पूरे ओपिनियंस लेने के बाद, इन्होंने 17 पेशेंट्स जो कि ओसीडी का डायग्नोसिस इन्हें मिला था, इन्होंने इस पर अप्लाई किया, ये देखने के लिए शुरू में कि क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ओसीडी के पेशेंट्स में ये काम कर सकती है, क्या किसी तरह का फायदा देखा जा सकता है। क्योंकि सीधा अप्लाई कर देने से कहने की इफेक्ट आ गया, ऐसा नहीं। पहले हमें देखना है कि अगर हम इसे रेगुलरली अप्लाई करें या इस पर और रिसर्च करें, तो पहले देखना होगा कि क्या कुछ फायदा मिलता है ओसीडी के सिम्टम्स में। एंजाइटी में भले ही मिल जाए, पर क्या ओसीडी के सिम्टम्स में फर्क आ रहा है, ये देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि उनकी जो योगा की जो टेक्निक थी, 2 हफ्ते में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। और यह देखने में आया कि ना ही सिर्फ ये उसमें आसानी से की जा सकती है, पेशेंट्स के लिए भी ये करने में आसान हो सकता है, जबकि इससे ओसीडी के बहुत सारे सिम्टम्स में भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल उन्होंने यूज किया था, जिसमें देखने में आए, जिसमें खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि ऑब्सेशंस या कंपल्शंस में पेशेंट कितना टाइम दे रहा है। तो अगर योगा करने से अगर वो कम टाइम स्पेंड करेगा ऑब्सेशन कंपल्शन में, तो उसको इंप्रूवमेंट का एक क्राइटेरिया समझा जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं उसकी वजह से, जो ऑब्सेशंस या कंपल्शंस की वजह से जो डेली एक्टिविटीज में जो इंटरफेरेंस आ रही है, डिस्ट्रेस आ रहा है, उसको कंट्रोल करने में इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीजों में उनको काफी रिलीफ मिलता हुआ दिखा। हालांकि उनका ऐसा मानना है, शोधकर्ताओं का, भट्ट और उनके जो सहयोगी रहे, कि इस पर और अच्छी रिसर्च करनी जरूरी है ताकि और अच्छे से कंफर्म किया जा सके कि इसका सटीक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा योगा का ओसीडी के अंदर। बट एक उम्मीद जरूर उन्होंने जगाई। इससे कुछ समय पहले कुछ और स्टडीज हुई थी जिन्होंने योगा को ओसीडी में बहुत हेल्पफुल पाया है और उसे उम्मीद और बढ़ा दिया है। 2 साल लंबा एक क्लिनिकल ट्रायल चला था जिसमें कि कुंडलनी योगा, जो मेडिटेशन टेक्निक होती है, उसकी एफिकेसी को देखा था ओसीडी के ट्रीटमेंट में, जिसमें से एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी था। बेसिकली 2 स्टडीज हुई थी ऐसी, और उनमें रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी था, जो कि सबसे सटीक तरीका होता है किसी भी ट्रीटमेंट की एफिकेसी को, उसके प्रभाव को, उसके असर को जांचने के लिए, साइंटिफिक वैलिडेशन देने के लिए।
जो पहला ट्रायल हुआ था वो शेनाहॉफ, खालसा और बेकेट ने 1996 में किया था। काफी पुरानी रिसर्च है, करीब 24 साल पुरानी। तो इसमें देखा था कि जिन लोगों को योगा कराई गई थी, कुंडलिनी योगा ओसीडी के पेशेंट्स वाले ग्रुप को, उनमें करीब 56% इंप्रूवमेंट देखी गई थी ओसीडी के एक स्केल पे। फिर दोबारा जब एक आरसीटी की गई, मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो 1999 में की गई इन्हीं शेनाहॉफ, खालसा के और इनके कलीग्स ने, इसमें क्या किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में रैंडमली असाइन कर देते हैं पेशेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स पे। यहाँ हम ये नहीं देखते कि किसको किस ग्रुप में भेजना है, बस किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे रैंडमली असाइन कर देते हैं, जिसमें उनको 12 महीने तक कुंडलिनी मेडिटेशन का एक प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा गया। या एक दूसरा ग्रुप था जिसको कहा गया कि 12 महीने तक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जो कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, जो कि एंग्जाइटीज और दूसरे बीमारियों में यूज की जाती है, या तो वो करो साथ साथ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी उनको दी गई थी करने को, रिलैक्सेशन के साथ माइंडफुलनेस। और एक ग्रुप को कहा सिर्फ कुंडलिनी मेडिटेशन 12 महीने तक लगातार उसे फॉलो करना है। जो कुंडलिनी योगा वाला जो ग्रुप था उसने बहुत ज्यादा असर दिखाया और बहुत ज्यादा उनके अंदर इंप्रूवमेंट आई उनके ओसीडी सिम्टम्स में, और बहुत बहुत बेहतर कंडीशन में पाए गए 1 साल के बाद। एक 20 साल की जो एक फीमेल पार्टिसिपेंट थी उस कुंडलिनी वाले 1999 वाली स्टडी में, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही लाजवाब टेक्निक थी उनके लिए जो साबित हुई। उनके जो सिम्टम्स थे वो 10 साल की उम्र में शुरू हुए थे, और उनको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारे भी थे जो उनके करीब करीब 16-17 की उम्र में भी शुरू हो गए थे सिम्टम्स। और उनके जो ऑब्सेशंस थे वो उनमें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, उनको एक डर लगता था कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगी, दूसरों को मार देंगी, ऐसा उनको डर लगता था। उनको ऑब्सेशन होता था, इंपल्स होता था, उनको अर्ज होती थी एक, इस हद तक कि वो ये तक मान लेती थी, कई बार उनको इस हद तक उनको वहम हो जाता था कि वो अपने एक रिश्तेदार को फोन करके तक पूछ लेती थी कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं, जो ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने विचारों से या अपनी सोच से, अपनी इच्छा से उन्हें मार दिया होगा, उनका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो वो क्या कहती हैं, पहले सेशन ने ही मेरे पूरे एंजाइटी के अनुभव को बदल दिया, इस हद तक कि मेरे दिमाग में जो इतनी विचार जो दौड़ते थे, इतने ज्यादा परेशान करते थे, वो इतने शांत हो गए, इतना रिलैक्स हो गई मैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाले जो उनके सिम्टम्स आ रहे थे, जो एक्सपीरियंस कर रही थी, वो ऐसा लगा कि पूरे दिन में उनको महसूस ही नहीं हुए, गायब से हो गए। और अंत में ओसीडी पूरा चला गया उनका, और ये जो रिजल्ट थे वो पूरे पूरे दिन तक बने रहे। तो एक दिन में उनको इस तरह का असर देखने में आया। वो कहते हैं कि योगा ने, जब मैंने इतने समय से किया है, उसने मुझे बहुत बैलेंस दिया है, बैलेंस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड दिया है, और मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया है। सबसे अच्छा जो पहलू रहा है इस पूरे अनुभव का वो ये था कि मुझे एंग्जाइटी जो होती है वो एकदम कम हो जाती है, मेरी एकदम, मेरी घबराहट, चिंता सब कम हो जाती है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करती रहूं, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो मेरे को एक बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, और मेरे अंदर ताकत आ सकती है, और शायद मुझे लग रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छे से कर भी पाऊंगी। ये इन्होंने रिसर्च के दौरान कहा था, किसी दिन उन्होंने टेस्टिमोनियल लिया होगा रिसर्चर्स ने, उनका ये ऐसा कहना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि योगा जो है, अगर उसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाए ओसीडी के पेशेंट्स के लिए, जो कि अभी थोड़े बहुत एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि भट्ट और उनके जो कलीग्स हैं जो कर रहे हैं, जिन्होंने 2016 में इस पर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था, और ये जो शेनाहॉफ, खालसा ने जो कुंडलिनी योगा के इफेक्ट्स पर जो वर्क किया है ओसीडी में, और इनकी ही मेनली रिसर्च मिलती है योगा में, और किसी की रिसर्च इतनी ज्यादा देखने में नहीं आई है। कुछ आइडियाज हैं बस इधर उधर, कुछ रिव्यू में वगैरह में छपे हैं, बट ज्यादा कुछ देखने में नहीं आया है। तो ऐसी उम्मीद है कि अगर ढंग से अगर डिजाइन किया जाए तो ओसीडी के अंदर या तो उसके सिम्टम्स को कम करने में, या उससे जुड़ी जो एंजाइटी है उसको कम करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल हो सकता है ये, और इससे बहुत पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट का बन सकता है, जो उनके ओसीडी सिम्टम्स को कम करने में भी हेल्प कर सकता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे इन्हीं कुंडलिनी योगा की टेक्निक्स, जो शेनाहॉफ, खालसा की जो रिसर्च है, इनके ग्रुप की जो रिसर्च है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। डिटेल में मैं योगा की एप्लीकेशन जो ओसीडी में होती है या हो सकती है उसके बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें मैं साइंटिफिक बेसिस के बारे में भी बात करूंगा, जो शोध हुए हैं, और साथ ही साथ टेक्निक्स कौन सी हैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिकली डिजाइन की हुई टेक्निक्स हैं। खासकर कि ये जो शेनाहॉफ, खालसा का जो प्रोग्राम है, पूरा जो एक टेक्निक होती है इनकी, जिसके अंदर 11 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, 11 अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें योगा की जाती है, कुंडलिनी योगा की जाती है। और उनका ऐसा मानना है कि अगर लगातार करीब 60 से 70 मिनट इन पूरी एक्सरसाइजेस को करने में लगते हैं, एक दिन में अगर ये की जाए, तो करीब 5 से 7 मिनट की एक एक एक्सरसाइज होती है, कुछ छोटी भी होती हैं, कुछ लंबी भी होती हैं। अगर इसको अगर फॉलो किया जाए, ये 10 या 11 टेक्निक्स का एक पूरा जो एक कलेक्टिव एक पैकेज सा होता है, जो आपको एक बार में रोज करना होता है, अगर आप करें तो आपके ओसीडी सिम्टम्स में बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता है। यहाँ तक कि इनके तो दावे हैं कि पूरा पूरा ओसीडी भी लोगों का क्योर हो जाता है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे की वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा।
हालाँकि बहुत ज़्यादा शोध नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कहने को नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा पाएगी, पर मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ में एक सीरीज़ बनाऊँ जिसके अंदर अलग-अलग पहलुओं पर मैं इसमें बात कर सकूँ। क्योंकि ये एक्सप्लोर किया जाने वाला एरिया है, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत से लोग योगा करते हैं जो ओसीडी से पीड़ित होते हैं और वो कुछ भी योगा कर रहे होते हैं जिसके ना कोई बेनिफिट जिसको टेस्ट किया होता है, ना उसके बेनिफिट्स को आज तक किसी ने जाँचा होता है, ना उसके बारे में कहीं कोई साइंटिस्ट लोग या थेरेपिस्ट लोग रिकमेंडेशन देते हैं। बस किसी ने कुछ कह दिया तो किसी और ने कुछ कह दिया, किसी के लिए कोई हेल्प कर गई तो किसी और के लिए कोई वीडियो देख के उनको लगा कि वहाँ पे वो हेल्प कर गई तो चलो हम भी ये कर लेते हैं। इस तरह से लोग करते हैं जबकि ये तरीका सही नहीं है। जब तक रिसर्च ना की जाए, जब तक स्पेसिफिकली एक बीमारी के हिसाब से टेक्निक को डिज़ाइन ना किया जाए, जब तक पुरानी सारी की सारी योगा की जो टेक्निक्स हैं उनको इस हिसाब से ना समझा जाए कि उनमें से कौन-सी टेक्निक क्या फ़ायदा दे सकती है साइंटिफिकली, जो हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारे माइंड को अफ़ेक्ट करे, तब तक उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, तब तक उसके ज़्यादा बेनिफिट्स देखने में आते भी नहीं हैं। तो इस मामले में जो भी एफ़र्ट हो रहा है ओसीडी के मामले में या एंग्ज़ायटी से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूँगा, उसके बारे में मैं आगे के वीडियोज़ में चर्चा करूँगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें जो दी गई जानकारी है आपको फ़ायदा देगी और आप आगे भी ये वीडियोज़ देखेंगे। लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ये जो वीडियोज़ आपको बनाऊँ इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिले और आप और अच्छा इससे फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।